बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आपको आज एक कॉलम पढ़ के सुनाना है। ये मोहम्मद हनीफ़ साहब का कॉलम है और ये BBC के अंदर लिखा है। मोहम्मद हनीफ़ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं और ये कॉलम इनका मुझे बहुत पसंद आया। वैसे जो खूबी है मोहम्मद हनीफ़ साहब की तहरीरों में वो ये है कि वो बड़े सादा अंदाज में, बड़े आम फहम अंदाज में वो बड़ी गहरी बात कर देते हैं। मैं अक्सर उनकी तहरीरें पढ़ता हूँ और मुझे ये वाली तहरीर बहुत पसंद आई, तो इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और ज़्यादा पसंद आने की वजह भी ये है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत करीब है, तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो इमरान खान साहब ने कहा, अच्छा उनका जो ये जो कॉलम है या जो तहरीर है मोहम्मद हनीफ़ साहब की, इसमें इंफॉर्मेशन भी है और इसमें कुछ चीज़ों की खबर भी है और कुछ खबरों की तस्दीक भी है। वो आपके सामने आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, उससे पहले मैं आपको वो बता दूं, ये रिपोर्ट हुआ पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा, एक जुमले का है, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मामला कहाँ जाके फंस गया, कहाँ पे रुका हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाज़े बता दूं, आपकी आज़ादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाज़े बता दूं, आपकी आज़ादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये जी इमरान खान साहब ने कहा। अब आइए कि अडियाला से ऑक्सफोर्ड तक, ये मोहम्मद हनीफ़ साहब का कॉलम है। वो लिखते हैं कि ज़िंदगी में अंग्रेज़ी की जो पहली ज़ख़ीम किताब पढ़ी थी उसका नाम था द ग्रेट स्केप। इसमें इन कैदियों की कहानियाँ थी जो दुनिया की महफूज तरीन जेलों से फ़रार होने में कामयाब हुए। कोई जेल के गार्ड का बेस बदल कर भागा, किसी ने अपने आप को धोबी की वैन में छुपाया, एक ज़हीन कैदी बिस्तर की चादर से हैंग ग्लाइडर बनकर, वो ऐसे छलांग मार देना ऊपर से कपड़ा बांध के, जेल की फसील के ऊपर से प्रवास कर गया। लेकिन ज़्यादातर कहानियों में कैदी साल हा साल तक खामोशी से एक सुरंग खोदते थे, अक्सर पकड़े जाते थे, लेकिन कुछ खुशकिस्मत अपनी आज़ादी पा लेते थे। जो पकड़े जाते थे वो जेल वापस आते ही एक और सुरंग खोदने की तैयारी शुरू कर देते थे। कहानियों का सबक यही था कि अगर कैदी का जज्बा सच्चा हो तो दुनिया की कोई जेल उसे फरार होने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के सबसे मशहूर कैदी इमरान खान है और किसी ज़माने में पाकिस्तान की सबसे सख्त जेल मच जेल समझी जाती थी। लेकिन आजकल अडियाला है, जहां पर जेलरों को कैदी से हंसकर बात करने पर गायब कर दिया जाता है। और कैदी का जज्बा ऐसा है कि आपको उनकी सियासत से लाख इख्तलाफ हो, लेकिन उनके जज्बे से उनके सियासी मुखालिफिन भी तंग हैं। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज मुतारफ करवाए हैं, इसी तरह उन्होंने अडियाला जेल से फरार का एक अनोखा मंसूबा सोचा है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के इलेक्शन में उतरने से पहले ना पाकिस्तानियों को और ना ही इंग्लिस्तानियों को, ज़्यादातर इंग्लिस्तानियों को इल्म था कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का भी कोई इलेक्शन होता है। उनके ऐलान के साथ ही सबको चांसलर के इलेक्शन का ऐसे ही पता चल गया जैसे अब बच्चे बच्चे को इलेक्शन फॉर्म 45 और इलेक्शन फॉर्म 47 के बारे में पता है। फॉर्म 45-47 वाली कहानी तो सबको पता है ना पाकिस्तान में। गोरों के एक कदीम इदारे के भूले बसरे इंतखाब में शामिल होने का ऐलान करके इमरान खान ने उसमें जान डाल दी है। मंसूबा ये नहीं कि इमरान खान अडियाला जेल से सुरंग खोदना शुरू करेंगे और एक दिन ऑक्सफोर्ड के चांसलर के दफ्तर में नमूदार हो जाएंगे। वो रहेंगे जेल में ही, और जैसा कि उनके जानसार समझते हैं, जेल में रहते हुए मजबूत से मजबूत तर, मकबूल से मकबूल तर होते जाएंगे। लेकिन चांसलर का इलेक्शन लड़ने से उनका नाम मगरबी दारुल हुकूमतों में एक बार फिर गूंजेगा। सबको याद आएगा कि वो एक शोहराए आफाक क्रिकेटर थे। उनके मद्दाहों को लंदन की पार्टियां, शाही खानदान के साथ मुलाकातें और साबका शरीक हयात जमैमा खान के साथ तस्वीरें दोबारा शेयर करने का मौका मिलेगा। उनके कैंसर अस्पताल का जिक्र आएगा। ये बात भी याद आएगी कि वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और उन पर मज़ायका खेज किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं। चांसलर के इंतखाब के लिए इमरान खान के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम भी शायद ऑक्सफोर्ड से बाहर लोग नहीं जानते, लेकिन इलेक्शन होता है, गुमनाम उम्मीदवार भी अपना जोर लगाएंगे। एक बरतानवी सहाफ़ी ने एक कॉलम में इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी मुहिम का महाज खोल दिया है। इल्ज़ामात वही है पुराने वाले, सलमान रुश्दी के साथ एक स्टेज पर बैठने से इनकार, तालिबान और उसामा के लिए नरम गोशा और औरतों के बारे में फरसूदा ख्यालात। इन बातों से ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में पता नहीं उनके कितने वोट टूटेंगे, लेकिन पाकिस्तान में यकीनन बढ़ेंगे।
अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो कैदी नंबर 804 को गोरों ने भी अपना लीडर मान लिया, और हार गए तो गोरों की अजली इस्लाम दुश्मनी। इंतखाबात का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया को याद आएगा कि इमरान खान एक सियासी कैदी हैं, और गालिबन दुनिया के हसीन तरीन सियासी कैदी जेल की सख्ती बर्दाश्त कर लेता है लेकिन गुमनामी नहीं। तो इमरान खान एक बार फिर मगरबी मीडिया की शाह सुर्खियों में होंगे। जो भी सियासतदान पाकिस्तान की किसी जेल से फरार चाहता है, उसकी सुरंग का रास्ता GHQ से होकर गुजरता है। इमरान खान अपना रास्ता खुद बनाने पर मुसर है, बज़िद है। शायद वो पहले फरार होने वाले कैदियों का अंजाम देख चुके हैं। सियासतदानों में जेल से फरार होने का सबसे ज़्यादा तजर्बा नवाज शरीफ रखते हैं। अटक किला से फरार हो चुके हैं, कोट लखपत से भी, लेकिन इतनी मरतबा फरार होने के बाद वो अपने घर जाती उम्रा में भी अपने आप को कैदी समझते होंगे। अब फरार होंगे तो कहाँ जाएंगे? दूसरी तरफ इमरान खान अपनी सुरंग खोद रहे हैं और कोई जेलर रोक भी नहीं सकता। ये जनाब ज़बरदस्त किस्म का कॉलम लिखा था मोहम्मद हनीफ साहब ने। इसमें आपको सिचुएशन का आइडिया हो गया। और वही बात मैं करता हूँ कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से, तो तभी वो राज़ी हैं इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं, वैसे ही बाहर आ जाएं, सर झुका के बाहर आ जाएं। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी बड़ा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना। मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं, मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आजमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में बेकार हो गए। एक और खबर है जी, और वो शहबाज शरीफ के इस्तीफे के हवाले से एक इंकशाफ किया है आमिर डोगर साहब ने। आमिर डोगर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं, और माजी में मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं। उन्होंने एक जगह दावा किया कि पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे थे। उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे रहे थे, पीपल्स पार्टी अगर हाथ हटा ले तो सुबह हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। देखिए, ये हो सकता है किसी जगह शहबाज शरीफ साहब ने धमकी लगाई हो और पीपल्स पार्टी के ज़रिए से ये बात आमिर डोगर साहब तक पहुँच गई हो, क्योंकि असम्बली के अंदर ये आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे से बातें भी कर लेते हैं। हो सकता है शहबाज शरीफ ने कहा हो किसी मौका पर पीपल्स पार्टी को, क्योंकि उन दिनों में मुझे याद है पीपल्स पार्टी की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही थी। पंजाब के अंदर शेयर मांग रहे हैं। अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को पंजाब में शेयर देने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी आप दे दें शेयर। उधर पीपल्स पार्टी ने इनके सर पर डंडा मारती है बार बार शहबाज शरीफ के। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि लूट का माल है भाई पंजाब, ना आप जीते वहां पे ना हम जीते वहां पे, जीती तो पीटीआई है, तो लूट का जो माल है उसके अंदर आप हमें हिस्सा दें, हमने आपको हुकूमत बना के दी हुई है। वो बेचारे सही बात करते हैं। इधर नवाज शरीफ और मरियम नवाज पंजाब में हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मे भी शहबाज शरीफ ने कहा हो कि ठीक है जी मैं रिजाइन कर देता हूं। तो ये तो एक धमकी है शहबाज शरीफ के पास, लेकिन देखें ये चलेगा नहीं मामला। और मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ साहब कभी भी संजीदा होंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अब इस्तीफा दिया या सियासत इस वक्त खत्म की और ये इलेक्शन के अंदर गए, तो पीटीआई का जो बलडोजर है वो इनको रौंद के रख देगा और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब इनको एस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन नहीं जितवा सकेगी। हालात वहां पे पहुंच गए हैं, पाकिस्तानी बहुत मोहतात हो गए हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है ना, उस हवाले से अब मुतजाद खबरें आ रही हैं। एक तो इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बिल मुतारफ करवा दिया सेनेट में, तो सेनेट की जो कमेटी है उसने वो बिल पास भी कर दिया। अब बिल ये है कि इस्लामाबाद में जो भी जलसा करेगा बगैर इजाज़त के 3 साल के लिए अंदर, और अगर कोई दोबारा जलसा करेगा बगैर इजाज़त के तो 10 साल के लिए अंदर। तो इस किस्म का बिल इरफान सिद्दीकी साहब, क्या ये सूट करता है उनकी शख्सियत को? यानी वो सहाफ़त की है, और सहाफ़ी जो हैं वो कम से कम ये ख्याल रखते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरी इक़दार होनी चाहिए। तो एहतजाज का एक हक़ होता है, पॉलिटिकल गैदरिंग्स का एक हक़ होता है, और जो जमहूरी सियासी निज़ाम होता है उसके अंदर ये बुनियादी और बेसिक चीज़ें होती हैं, इनके बगैर मुकम्मल नहीं होती आपकी जमहूरियत। और वो उसके ऊपर ऐसी कदगरे लगा रहे हैं, ऐसी पाबंदियाँ लगा रहे हैं कि जी आप जलसा बगैर, अब डीसी फैसला करेगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने जलसा करना है या नहीं करना। वो डीसी की औकात ही कुछ नहीं है। उसको जो ऑर्डर आ जाएगा इंटीरियर मिनिस्ट्री से, वो कहेगा जी नहीं करना।
करना भी हो नहीं करना, वो 10 दफ़ा मना कर देगा तो क्या 10 दफ़ा जलसा नहीं होगा? यानी यहाँ अदालत के अहकामात होते हैं और दूसरी तरफ से उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है, एक कमिश्नर की तरफ से, एक डीसी की तरफ से। तो ये उन्होंने कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है कि अब हम नहीं रुकेंगे। रऊफ हसन साहब ने स्टेटमेंट जारी किया अपनी पार्टी का, और पार्टी के मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी बहुत हो गई है, हम 8 सितंबर के जलसे से पीछे नहीं हट सकते। तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि इससे पहले जितनी मरतबा वो पीछे हट गए जलसे से, और जितनी मरतबा उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है हालात को और सूरत हाल को देखते हुए या रिक्वेस्ट को देखते हुए, तो अब हम कर नहीं सकते। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि अगर हम नहीं भी जाएंगे तो पब्लिक पहुंच जाएगी और MPs MNAs के घरों का लोग घेराव कर लेंगे अगर हम नहीं जाएंगे। तो हमें हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ये जलसा करना पड़ेगा 8 सितंबर को। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अब खुलकर कह रही है। तो लेट्स सी हुकूमत कैसी सूरत हाल पैदा करती है। वैसे कंटेनर तो बेशुमार पहुंचाए हुए हैं इन्होंने इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान एक तरह से इन्होंने बनाया हुआ है। एक और ख़बर है जी, और वो खबर यह है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला अपोजिशन ने किया है। इस पे जो बातचीत की वो असद कैसर साहब ने की, और उन्होंने ये कहा जी कि हमें मिलकर बैठना पड़ेगा, हम स्पीकर से भी बात करेंगे, बाकी सबसे बात करेंगे। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है इस पर फजलुर रहमान साहब भी ये कह रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है उसके बाद सिचुएशन पहले जैसी रही नहीं। यानी आप अगर बलोच नौजवानों को देखें तो नौजवान बहुत सारे हैं, उनके पास नौजवान क़यादत भी मौजूद है, लेकिन उनके पास सीरियस उनके अपने इलाकाई सियासतदान मौजूद नहीं है, बड़े नाम मौजूद नहीं है। अब अगर अख्तर मेंगल साहब उनके साथ एंगेजमेंट करते हैं तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल तहरीक हो सकती है बलूचिस्तान में, और ये एक प्रेशर भी है ना नौजवानों का, बलूचिस्तान के आम शहरियों का, वहाँ के जो पुराने रवायती सियासतदान हैं उनके ऊपर। तो अख्तर मेंगल साहब का जो डिसीजन है उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, ज़्यादतियाँ हैं, जुल्म है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर जुल्म किया जाता है और शिकायत नहीं करने दी जाती। यानी वो जब बात करना चाहते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाते, उनको बात करने का मौका नहीं दिया जाता। तो जब आप उनको मौका नहीं देंगे बात करने का, वो अपनी बात पहुंचा नहीं सकेंगे अख्तर मेंगल साहब, तो उनके पास फिर वो ऑप्शन लेस हो जाते हैं ना। फिर वो सोशल मीडिया का सहारा लेंगे जिसको आप डिजिटल दहशतगर्दी कहते हैं। फिर वो नौजवानों के साथ मिलकर उस तहरीक का हिस्सा बनेंगे जिसको रोकने के लिए या जिसके साथ एंगेजमेंट के लिए वो बहुत ज़रूरी थे। यानी अख्तर मेंगल साहब जैसे लोग ही हैं ना, या उन जैसे आप 8-10 लोग इकट्ठे करें बलूचिस्तान से, उन्हें कहें कि नौजवानों को एंगेज करें और एक वफामत का माहौल बनाएं। लेकिन मेरे ख्याल में उनको दीवार के साथ लगाकर हुकूमत ने और रियासत ने अपनी मुश्किलात के अंदर इजाफा कर लिया है। IMF से नादरीन 2 खबरें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं इकॉनमी के हवाले से। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो IMF की जो पहली खबर है वो ये है कि जो शॉर्टफॉल है वो पूरा किया जाए। मैंने आपको पहले बताया था कि 111 अरब कम पाकिस्तान ने वसूल किए हैं रेवेन्यू में, यानी जो रेवेन्यू कलेक्शन करनी थी, जो टैक्स इकट्ठा करना था, उसमें 111 अरब कम वसूल किया 2 महीनों में। अब एक तीसरा महीना चल रहा है, इसके अंदर अगर आपने हदफ पूरा करना है तो 1200 अरब रुपये आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। मुझे कैपेसिटी नज़र नहीं आ रही कि सितंबर के महीने में 1200 अरब इकट्ठा हो सके। उसकी वजह यह है कि पिछले 2 महीनों में जो पैसा इकट्ठा हुआ वो लगभग कुछ 1400-1500 के करीब है, इससे कम है मेरे ख्याल में, 1400 अरब रुपए के करीब है। तो अब 2 महीने में इतना इकट्ठा किया और एडवांस टैक्सेस लेकर इकट्ठा किया बहुत सारे लोगों से। तो अब जो है वो रेगुलर टैक्सेस के साथ 1200 अरब कैसे इकट्ठा करेंगे? एक तो ये बहुत मुश्किल है। दूसरी उनकी शर्त यह है कि जो 12 अरब डॉलर आपने कर्जा लिया हुआ है 3 मुख्तलिफ मुल्कों से, उसको रोल ओवर करवाएं। वो उसमें सिर्फ 1 अरब डॉलर जो है वो हुआ है रोल ओवर, बाकी 11 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तीसरा जो है कि अपने अकाउंट के अंदर आप हमें 2 अरब डॉलर इजाफी दिखाएं। अब ये सारा पैसा कहां से इकट्ठा करें हम? ये तो सारा कुछ ऐसी चीजें बता रहा है जो नामुमकिन है। तो जब ये नामुमकिन है तो फिर ऐसा लगता है कि IMF अब जब पाकिस्तान के साथ दोबारा बैठेगा या एंगेजमेंट करेगा तो नई शराइत के साथ आएगा, और वो जिन नई शराइत के साथ आएगा उनके बाद दबाव ज़्यादा बढ़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के गरीब आवाम के ऊपर, तनख्वाहदार तबके के ऊपर और आम पाकिस्तानी के ऊपर। अब तक की जो इतला उसके मुताबिक जो कैलेंडर जारी हुआ IMF का, उसमें बोर्ड के 9 तारीख के और बोर्ड के 13 सितंबर के जो इजलास आने जा रहे हैं उनके शेड्यूल में भी पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं है। और अगर ये सितंबर का महीना गुजर जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान में एक मिनी बजट आएगा, और वो मिनी बजट क्या करेगा उसका हम सबको आइडिया है।
नाज़रीन, एक और खबर मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान की फौज का एक झेली इदारा है FWO, उसने अतियात और खैरात की मद में 7 अरब रुपए से ज्यादा बांट दिए, जिनका कोई हिसाब किताब ही मौजूद नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट 2023 और 24 में इंकशाफ हुआ है कि FWO ने बैरून मुल्क एक निजी कंपनी कायम की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक निजी कंपनी में आर्मी अफसरान की खिदमात को प्रमोशन पेंशन के लिए शुमार होने वाली बाकायदा सर्विस नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि FWO ने हुकूमती मंजूरी के बगैर एक नया मनसूबा शुरू किया। ना तो इसके क़याम के सिलसिले में हुकूमत से कोई मंजूरी तलब की गई और ना ही खर्च शुदा रकम या मौसूल होने वाली आमदनी की तफसीलात महफूज की गई। यह भी नोट किया गया कि FWO ने 7,201 मिलियन रुपए इसके अतियात और खैरात कर दिए। लेकिन ऑडिटर जनरल का कहना है कि एक हुकूमती इदारा होने की हैसियत से FWO के पास खैरात देने का सरकारी इख्तियार नहीं है। मजीद कहा गया कि खैरात के मुस्तफ़ीद होने वालों की या जिन लोगों को यह खैरात दी गई है उसकी कोई फहरिस्त भी दस्तयाब नहीं है और ना ही इस खर्च के लिए किसी मंजूरी का सबूत था। FWO के ऑडिट के दौरान माली बयानात से यह देखा गया है कि बाकी चीज़ें पुरानी हैं, लेकिन मामला यह है कि इतने सारे पैसे खैरात कर दिए, अतिया कर दिए, लेकिन किनको दिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये मामला ऑडिटर जनरल और इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब का ये उनका है पॉइंट। वजारत दिफा क्योंकि उनकी है तो उसमें उनको बताना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, इतनी बड़ी पैसे खैरात में चले गए जो ऐसे नहीं जा सकते कानून के मुताबिक। एक और खबर यह है कि कपास की जो फसल है पाकिस्तान में उसमें 60% कमी हो गई है नाज़रीन। यानी हमें पहले ही कपास इंपोर्ट करनी पड़ती है अगर हमने अपनी मशीनें चलानी है तो। और गवर्नमेंट की ऐसी नाकस पॉलिसी है क्योंकि गंदम में इन्होंने किसान को बहुत बुरी तरह मारा है। जब किसान को गंदम में मार पड़ी तो उसके बाद पैसा था ही नहीं, वो अगली फसल लगाने के अंदर बहुत कमज़ोर हो गया था। तो किसान इतना कमज़ोर हुआ है और किसान को इतनी मार पड़ी है पाकिस्तान में कि कपास की जो पैदावार है उस हवाले से बताया जा रहा है कि 60% कमी हुई है कपास की पैदावार में। और सिंध और पंजाब के गुज़िश्ता माह के अगस्त में कपास की पैदावार में 60% तक की खतरनाक कमी पर टेक्सटाइल के शोबे में बहुत तशवीश की लहर दौड़ गई है। वो पहले ही बेचारे बहुत महंगी कपास इंपोर्ट करते हैं और अब पाकिस्तान के अंदर 60% कम हो गई है तो आपकी जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वो तो पूरी तरह इन्होंने डबो दी, यानी डेलिबरेटली कर रहे हैं। और एक और काम करने जा रहे हैं, जरा ये आप कार्रवाई चेक करें। मैंने आपसे कहा आपको बताऊंगा मैं कि शुगर का मामला, ये जो गन्ने की खरीदारी होती है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट का एक चेक होता है कि इतने रुपए में गन्ना बिकेगा और इस तरीके से बिकेगा, इतने दिनों तक आप उनकी पेमेंट करेंगे और फिर इतने रुपए की आप चीनी बेचेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अभी ये इतलात आ रही हैं, इनकी कंफर्मेशन भी आ जाएगी क्योंकि अभी इन्होंने कोई नोटिफिकेशन मंजर आम पे नहीं आने दिया। डिपार्टमेंट के अंदर से मुबैना तौर पे ये खबरें आ रही हैं कि इन्होंने फैसला किया है कि गंदम की तरह जैसे हमने छोड़ दिया था खुला किसान को, हम गन्ने के किसान को भी शायद छोड़ देंगे। और अगर इन्होंने गन्ने के किसान के साथ ये किया तो याद रखिएगा शुगर मिल मालिकान की जो है मौजें लग जाएंगी, क्योंकि ये सारे खुद ही शुगर मिलों के मालिक हैं। ये जितने भी जैसे IPPs हैं वो भी इनकी है, शुगर मिले वो भी इनकी है, सियासतदानों की, तो ये मिल के खाते हैं। तो तरीका वारदात इनका ये है कि अपनी मर्जी से गन्ना खरीदेंगे, जितना मर्जी सस्ता खरीदें, फिर अपनी मर्जी से रेट डालेंगे कि जी हमने तो बहुत महंगा खरीदा है, और अपनी मर्जी से फिर चीनी का रेट बढ़ाएंगे भी। ये जो स्कैंडल है इसके ऊपर मैं आने वाले दिनों में बात करूंगा। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।